भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों और माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है हमारा 195 और आज हमारे बीच में आदरणीय दशनंद गौड़ जी हैं जो हमारे सिविल बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अधिवक्ता परिषद एवं सदस्य श्री दंतोपंत ठेगड़ी जन शताब्दी समारोह समिति। आज का जो आपने विषय लिया है वो है राष्ट्र ऋषि श्री दंतोपंत श्री ठेगड़ी जी साहब। हम आदरणीय भागीश शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय दशनंद गौड़ जी के विषय में कहें। आदरणीय भागीश जी। आप सभी को प्रणाम। दत्तोपंत ठेगड़ी जी, ये रहन सहन की सरलता, अध्ययन की व्यापकता, चिंतन की गहराई और लक्ष्य की स्पष्टता और साधना के प्रति सतत कार्य करने की जो विश्वास और धारणा श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्थापित की थी, वो अपने आप में बहुत विलक्षण थी। ठेंगड़ी जी का कहना था कि आने वाली शताब्दी हिंदू शताब्दी कहलाएगी और इनके इस विचार को डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी और दीनदयाल उपाध्याय और मालवीय जी जैसे दृष्टा जो थे उस समय के, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया था। अच्छा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ठेंगड़ी साहब और मजदूरों के, किसानों के कल्याण के लिए या उस समय के जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको विलक्षण रूप से स्पष्ट करने में उनका कोई सानी नहीं था। और आज उन्हीं के व्यक्तित्व को लेकर जो आ रहे हैं महानुभाव श्री दशनंद गौड़ साहब, हम सबके लिए बहुत वो परिचित चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बॉडी होती है और उसकी जो कार्यकारिणी होती है उसके श्री गौड़ साहब अनेक बार सदस्य रह चुके हैं। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के, जैसा कि अरविंद भाई साहब ने बताया, गाजियाबाद बार एसोसिएशन के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सचिव भी रह चुके हैं और इस सब के अतिरिक्त अनेक सामाजिक संस्थाएं जैसे लॉयंस क्लब आदि के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं अनेकों के। और इसी सब के चलते चलते श्री गौड़ साहब का व्यक्तित्व गाजियाबाद के लिए और हमारे लिए बहुत 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 अनुकरणीय है। अब मैं श्री दशनंद गौड़ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज के विषय श्री दत्तोपंत ठेगड़ी जी के व्यक्तित्व के ऊपर अपना उद्बोधन करें। श्री गौड़ साहब। धन्यवाद भागीश जी। और मेरे ख्याल से आज 9 नवंबर है, शायद इनका जन्म शायद 10 नवंबर को होता है शायद। जी। कल शायद इनका जन्म है और शायद 14 अक्टूबर 2004 में इनका हुआ था। जी। वो अभी गौड़ साहब बता देंगे सब। पूज्य देवियों और मित्रों, जैसा भागीश जी ने बताया, एक ऐसी शख्सियत दत्तोपंत ठेगड़ी जी जिन्होंने जीवन भर इस समाज के लिए सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करने के बावजूद भी कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि उनका प्रचार और प्रसार उनके नाम का हो अथवा उनके द्वारा किए गए कार्यों का हो। जीवन भर अविवाहित रहे और केवल समाज के शोषित, पीड़ित, दलित और वंचित लोगों के लिए कार्य किया। एक और विशेष बात जो उनकी रही वो ये रही कि अजात शत्रु के नाम से वो जाने जाते रहे हैं। वो इसलिए भी कि
बेशक वो किसी विशेष विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंध रखते थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंध हमेशा अपने विरोधियों से भी, जिनके विचार उनसे नहीं भी मेल खाते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमेशा सभी से मधुर संबंध रहे। और जब कभी भी राष्ट्र के लिए कुछ करने की बात आई तो उन्होंने उनके अनुरोध को भी हमेशा स्वीकार किया। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कि जिनके विषय में अल्प समय में कुछ कह पाना या संपूर्ण बातों का रख पाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने अनुरोध किया था भाई अरविंद जी से कि हम प्रत्येक माह कभी कभी इस विषय को खंडों में प्रस्तुत करते हुए और रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों से सीख ले सके और अपने आप को शिक्षित पा सके। आज की परिचर्चा में मैं सबसे पहले दत्तोपंत जी के जीवन परिचय के विषय में जरूर कुछ बताना चाहूंगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का परिवार, उनके पिताजी अधिवक्ता थे और ये एक चांस की बात थी, संयोग की बात थी कि इस परिवार में कोई भी बच्चा जब जन्मता था तो उसका देहावसान हो जाता था। लिहाजा इनकी माताजी ने, क्योंकि पूरा परिवार बहुत बड़ा उपासक था भगवान शंकर का, भगवान दत्तात्रेय का, इसलिए उनके सामने उन्होंने ये मनौती रखी थी कि भाई इस बार मेरा पुत्र अगर होता है आपके आशीर्वाद से तो मैं उसको केवल आपके लिए और समाज के लिए ही समर्पित करूंगी। ये घटना इसलिए मैं रख रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा इस परिवार ने वैसा ही किया। 10 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था और क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इनका नाम भी दत्तात्रेय बापूराम ठेंगड़ी के नाम से रखा गया। और शक संवत 1982 में अमावस्या दीपावली के दिन आपका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था आरवी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र। बीए एलएलबी की शिक्षा आपने प्राप्त की थी और वकालत में, क्योंकि इनके पिताजी वहां के बहुत प्रखर विद्वान अधिवक्ता के रूप में जाने जाते थे, तो पूरे परिवार की इच्छा थी कि ये भी उसी व्यवसाय में आए। लेकिन इनका क्योंकि रुझान समाज सेवा की तरफ था, लिहाजा इन्होंने इस बारे में इनकार किया और पिताजी ने बहुत प्रयास भी किया समझाने का, लेकिन इन्होंने ये उचित समझा कि नहीं, मुझे समाज की सेवा करनी है। और केरल में इन्होंने जाकर वहां प्रचारक बने और प्रचारक बनके उन सब समाज के लिए, वनों में रहने वाले वनवासियों के लिए आपने काम करना प्रारंभ किया। ये वो मोड़ था जब इस देश को एक सेवक इस तरह का मिला कि जिसने ये प्रण कर लिया था कि मुझे अविवाहित रहते हुए ही समाज की सेवा करनी है और सिर्फ समाज के लिए काम करना है। वैसे भी प्रारंभिक काल में आप 1935 में वानर सेना आरवी के अध्यक्ष रहे और उसके बाद म्युनिसिपल हाई स्कूल आरवी विद्यार्थी संघ के 1935-36 में अध्यक्ष रहे। म्युनिसिपल हाई स्कूल गरीब छात्र फंड समिति के 1935-36 में ही साथ अध्यक्ष रहे और आरवी गोवारी झुग्गी झोपड़ी मंडल के भी आप अध्यक्ष रहे और प्रोबेशनर रहे हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन सेना नागपुर के 1938 में। ये सब बातें ये इंगित करती हैं
कि आपका शुरू से जो रुझान रहा वो अर्थ कमाने के लिए नहीं, यश पाने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए रहा जहां बेहद आवश्यकता थी। एक और चीज रखना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना आपने की 23 जुलाई 1955 को भोपाल में। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे पूर्व जो श्रमिक संघ हुआ करते थे वहां लाल सलाम अथवा साम्यवादी विचारधारा के, जिनका इस देश की धरती और यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग स्वरूप हुआ करता था, वो भी एक समय था जब श्रमिक संघों में भारत माता की जय अथवा वंदे मातरम कहना अस्पृश्यता की तरह माना जाता था। लेकिन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना आपने 23 जुलाई 1955 को थी और 1955 में स्थापना के बाद हम सभी समझ सकते हैं कि उस वक्त किस विचारधारा के शासन तंत्र रहे थे, उनकी क्या इच्छा रही होगी, उन्होंने कितना इस संगठन को दबाने का और कुचलने का प्रयास किया होगा। लेकिन इस व्यक्तित्व की कुशल नीति के तहत भारतीय मजदूर संघ निरंतर उन्नति की तरफ चलता रहा। और एक है, अभी जैसा वागीश जी ने भी बताया था, बहुत बड़े भविष्य वक्ता ज्योतिषीय हिसाब से नहीं, बल्कि जो कुछ उन्होंने उस वक्त कहा था, क्या कहा था? भारतीय मजदूर संघ किसी समय भारत के श्रमिकों का सबसे बड़ा संघ होगा। और आज वो उनकी बात सही पाई जा रही है। एक और बात भी आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगा कि सोवियत रूस में जो मॉस्को है, वहां 1962 के आसपास लगभग 135 देशों के श्रमिक इकट्ठे हुए थे और भारत से आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा भाऊराव जोशी जी को भेजा गया था और ये प्रस्ताव रखा गया था कि कोई भी श्रमिक संघ किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होना उचित होगा, ये श्रमिकों के हित में होगा। बहुत अच्छी बात रही कि लगभग 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि 400 श्रमिक संघों से 135 के लगभग देशों से वहां इकट्ठे हुए थे और भारतवर्ष के प्रतिनिधि मंडल की बात वहां ये सर्वसम्मति से पारित की गई कि आज के बाद ये प्रयास किया जाएगा कि कोई भी श्रमिक संघ किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध ना हो, ऐसा होना श्रमिकों के हित में होगा। ये दूरदर्शिता थी दत्तोपंत जी की। उसके बाद 4 मार्च 1979 को आपके द्वारा स्थापना की गई भारतीय किसान संघ की। 14 अप्रैल 1983 को सामाजिक समरसता मंच की स्थापना आपके द्वारा की गई, आप उसके संस्थापक रहे। और 14 अप्रैल 1991 को मुंबई में सर्वपंथ समादर मंच के नाम से इस संस्था का आप संस्थापक रहे और आपने इसको स्थापित किया। ये सारी वो संस्थाएं हैं जिन्होंने विशेष रूप से कार्य किया समाज के वंचित और शोषित उस वर्ग के लिए। 22 नवंबर 1991 को स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई और आज स्वदेशी जागरण मंच हम सभी की जानकारी में होगा कि भारतवर्ष में स्वदेशी के प्रति अलग जगाए हुए हैं और ऐसा ही नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक कार्य स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा किया जा रहा है। पूज्य देवियों और मित्रों, श्रद्धेय दत्तोपंत जी के द्वारा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की स्थापना की गई थी सितंबर वर्ष 1992 में। आप इस संस्था के उद्घाटन करता भी थे
और उस वक्त एक बोलते हुए उन्होंने, आज भी वो वीडियो उपलब्ध है, उसमें ऐसा बोला था। ये बातें तब विश्वसनीय कुछ मित्रों को शायद कम लगती होंगी, लेकिन उसमें उन्होंने बोला था, एक समय अधिवक्ता परिषद इस देश की संविधान सभा की तरह कार्य करेगी। और आज अधिवक्ता परिषद देश की अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। पीछे लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसमें तकरीबन 7,500 अधिवक्ता पूरे भारत की साउंड बंद हो गई सर। हाँ, यस। वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। विधि के क्षेत्र में अथवा इस देश के समाज की नई संरचना के लिए विधिक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के बिलों के सुझाव समय समय पर अधिवक्ता परिषद शासन को देती रही है। इसी अधिवक्ता परिषद के उद्घाटनकर्ता भी श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ही थे। भारतीय विचार केंद्रम की भी आपने उद्घाटन किया था 7 अक्टूबर 1982 को। उसके अलावा बहुत पुराने समय से हम में से बहुत सारे लोग विद्यार्थी परिषद के अपने अपने विद्यार्थी जीवन में सदस्य रहे होंगे। विद्यार्थियों के क्षेत्र में, शिक्षार्थियों के क्षेत्र में इस संस्था ने बहुत कार्य किया है और साथ ही साथ इस संस्था के द्वारा इस देश को ऐसे नेतृत्व दिए गए हैं जिन्होंने बहुत ही सृजनात्मक कार्य अपने अपने क्षेत्र में, खासतौर पर फाइनेंस के क्षेत्र में समय समय पर किए हैं। आप उसके संस्थापक रहे, सहकार भारती और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के भी आप संस्थापक रहे हैं। रेलवे, भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी यूनियन ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन, उसके अलावा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे टेलीग्राफ स्टाफ काउंसिल, लोको मैकेनिकल आर्टिजन्स स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया ड्राइविंग स्टाफ एसोसिएशन, तमिलनाडु प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन, वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली, उत्तर प्रदेशीय विश्वकर्मा विकास परिषद, भारतीय कामगार सूचना केंद्र विदर्भ, आंध्र प्रदेश चेतना बुनकर फोरम, उत्तर प्रदेश समाज, भारतीय शिक्षण मंडल, शिल्पकार कल्याण संघ, विश्वकर्मा समाज सभा, ऑल इंडिया केंद्रीय स्कूल नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन, इन सब के आप संरक्षक रहे। इस विशाल व्यक्तित्व के द्वारा पूरे जीवन भर इन सभी संस्थाओं को सृजन करने के साथ साथ पल्लवित एवं पुष्पित भी किया। पूज्य देवी और मित्रों, आप इंटेक में संगठन मंत्री के साथ साथ ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रीय अभियान समिति के गठन में आपका योगदान रहा और भाषा प्रचार समिति केरल, श्री मां जन्म शताब्दी समिति पांडुचेरी, केरल राज्य भाषा प्रचार अधिवेशन केरल, अखिल भारतीय विमुक्त जाति सेवक संघ दिल्ली, भारतीय बुद्ध महासभा और वनवासी कल्याण परिषद, एक ऐसी संस्था जो वनवासियों के लिए आज भी उतनी ही शक्ति के साथ कार्य कर रही है जितनी सृजन होते वक्त ये गति में थी। हम सभी ने समय समय पे हम लोग पढ़ते रहे होंगे। उसके साथ ही साथ श्रद्धेय दत्तोपंत जी मिस्र, केन्या, उगांडा, तंजानिया, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हंगरी, इटली, जर्मनी, लक्समबर्ग, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क,
कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, मैक्सिको, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, इजराइल, फिजी, त्रिनिडाद और वेस्ट इंडीज, इन सब देशों की उन्होंने यात्रा की। और यात्रा करना का मुख्य मकसद ये रहा कि भारतवर्ष के लिए उन सब गठन और योजनाओं की जानकारी ली जाए, वहां उन सब विचारधाराओं का प्रचार और प्रसार किया जाए, और साथ ही साथ जो संस्थाएं आपके द्वारा गठित की गई थी उन सबके सिद्धांतों से उनको वाकिफ किया जाए। इतने सारे देशों की यात्रा के साथ साथ कुछ पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी, और अभी मेरा जाना आना होता रहता है झंडेवालान में, जो बाहर हमारा पुस्तकालय है, भारी मात्रा में आज भी विदेशों में भी ये किताबें वहां से पैक हो के जा रही हैं। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध किताब है और वो है एकात्म मानव दर्शन। अनेकों बार इसके संस्करण अब तक निकल चुके हैं। दूसरी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, वो है कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर। श्रद्धेय दत्तोपंत जी के द्वारा अब नहीं बल्कि तब जब कम्युनिस्ट पार्टियां, चाहे वो सीपीएम हो या सीपीआई हो, बहुत बड़े उभार पर थी, उन्होंने तब एक कार्यक्रम में बोलते हुए भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में ये कहा था, अब से कई दशक पहले कहा था, एक दिन ये लाल झंडा आप देखेंगे कि मजदूरों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और आज उस चीज को भी हम सत्य होता पा रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियां जो किसी समय श्रमिक संघों में अच्छी पैठ रखती थी, आज धीरे धीरे लगभग मृत प्राय है। उन्होंने इसका कारण भी बताया था, और कारण वो बताया था कि जो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले लिखा है। उन्होंने कहा था केवल सत्य ही हमेशा जीवित रह पाता है। जिसकी नींव सत्यता पे होती है, केवल वही चिरंजीवी होता है। जब हम और आप गहराई से सोचेंगे तो हम ये पाएंगे कि वस्तुतः आज भी अगर सत्यता की बात है तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, यही केवल सत्य पर आधारित है। वो सब श्रमिक दल जो किसी समय यहाँ अच्छी वो बनाए हुए थे, राजनीतिक रूप से भी बेहतर स्थिति में देखे जाते थे, वो सब मृत प्राय इसीलिए है कि वो नींव सत्य पर टिकी हुई नहीं थी। मैं पुस्तकों की बात कर रहा था। तीसरी एक पुस्तक आपने लिखी है प्रचार तंत्र। एक और पुस्तक है पश्चिमीकरण के बिना आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार, ध्येय पथ पर किसान। ये भारी मात्रा में विशेष रूप से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। लक्ष्य एवं कार्य, अपनी राष्ट्रीयता, शिक्षा में भारतीयता का परिचय, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शायद हम और आप अब देख भी रहे होंगे कि शिक्षा में भारतीयता का परिचय अब हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं। अदरवाइज हमने और आपने, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो कुछ भी पढ़ा था उसमें जब इतिहासकार की बात आती थी तो उन लोगों को इतिहासकार केवल बताया जाता था जो आक्रांता थे, जिन्होंने इस देश पर शासन जबरन किया था। उनके इतिहासकार उनको बताते हुए उनके द्वारा उद्धृत और लिखे गए इतिहास को हमारी शिक्षा में समावेशित किया गया था। ये श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने ये अपनी इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है, आज हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं
कि शिक्षा में भारतीयता अब प्रतीत हो रही है शने शने। भारतीय किसान, लोकतंत्र, श्रमिक क्षेत्र के उपेक्षित पहलू, परम वैभव का संगमार्ग, चिरंतन राष्ट्र जीवन, राष्ट्रीय पुरुष छत्रपति शिवाजी, दलित समस्या पर एक विचार। मेरा ये अनुरोध है कि इस पुस्तक को हम लोग लें। इसमें समूची पुस्तक में दलित शब्द के ऊपर और इतना अच्छी व्याख्या की गई है कि हमें जरूर उसे पढ़ना चाहिए। हमने पत्र भी लिखे हैं पीछे कि इसको शासन भी समावेशित करे अपनी शिक्षा पद्धति में, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस पुस्तक को पढ़ सके। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में एक बहुत अच्छी पुस्तक आपने लिखी है, और उस पुस्तक का पूरा नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, एक प्रेरक व्यक्तित्व। दूसरी पुस्तक डॉक्टर साहब के विषय में आपकी है, एकात्म के पुजारी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, और तीसरी पुस्तक एक और है, डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक पुरातन काल में हम सुना करते थे, थर्ड वे, उसका हिंदी संस्करण भी अब आ गया है, और वो हिंदी संस्करण आया है हिंदू मार्ग के हिसाब से। तो ये पुस्तकें हैं, और इन सब के साथ मेरा एक अनुरोध ये भी है, एक और पुस्तक है कार्यकर्ता के नाम से। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कार्यकर्ता। ये कितनी शानदार पुस्तक है, हम सभी को इसको अपने यहाँ जरूर रखना चाहिए। इसमें विस्तार से लिखा है कार्यकर्ता का निर्माण किसी भी संस्था के लिए किस तरह से होना चाहिए, कार्यकर्ता को किस तरह से पल्लवित किया जा सकता है ताकि वो पूरी शक्तियां अपनी समाज के लिए उस संस्था के लिए लगा सके जिस संस्था का वो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का निर्माण किस प्रकार से हो, कार्यकर्ता की ट्रेनिंग किस प्रकार से हो, उसका प्रशिक्षण किस प्रकार से हो, उसको परिमार्जित किस प्रकार किया जा सकता है। ये पुस्तक का जो पिछला उनका संस्करण है भारी मात्रा में छपा है, और ये भी झंडेवालान में जो बाहर गेट पे ही किताबों की दुकान है उस पर वो उपलब्ध है। कार्यकर्ता के विषय में सबूची जानकारी देने के लिए अगर हम किन्हीं भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो ये एक बेमिसाल पुस्तक है। बहुत सारी अंग्रेजी पुस्तक भी आपने लिखी है, हिज लेगेसी, अवर मिशन, मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, कंज्यूमर विदाउट सॉवरेनिटी, थर्ड वे का मैंने अभी जिसको बताया है, जिसका हिंदी संस्करण भी आ गया है। मराठी में भी आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारी पुस्तकों की प्रस्तावना भी आपने लिखी है। इतनी सारी पुस्तकों के लिखने के बाद अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचार, जब हम बार बार ये बताते हैं कि बहुत सारी नहीं बल्कि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो एक युग दृष्टा थे, भविष्य वक्ता थे, और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भविष्य में क्या होने जा रहा है वो सब इन पुस्तकों में उन्होंने लिखा है। बेहद महत्वपूर्ण योगदान श्रद्धेय दत्तोपंत जी का रहा है कुछ विशेष क्षेत्रों में। लेबर के मामले में इंग्लिश में श्रम नीति, लेबर पॉलिसी, श्रम नीति को उन्होंने राष्ट्रीय श्रम नीति के बारे में बार बार व्याख्यान दिए हैं। खासतौर पर लखनऊ में संभवतः वर्ष 2003 में उनका एक लेक्चर हुआ था जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय श्रम नीति पर विस्तार से अपने विचार रखे थे। उसके अलावा भारत के श्रमिकों का राष्ट्रीय मांग पत्र के नाम से भी एक वो तैयार किया गया था, और एक ऐतिहासिक कार्य किया गया था उस वक्त। ये सब चीजें उनसे अलग हैं। क्या है? उन्होंने किया था बद्रीनाथ
और केदारनाथ जी में से हम में जो मित्र भी गए होंगे, वहां उस समय में श्री राम शिला पूजन का शुभारंभ किया था। और इस श्री राम शिला पूजन के बाद एक विशेष जागृति उस क्षेत्र में आई थी। एक बहुत बड़ा सत्याग्रह भी आपके द्वारा किया गया था। श्री राम कार सेवा हम सब लोग परिचित हैं उसके अवसर पर। और एक बहुत बड़ा योगदान पुणे की निवासी विशेष रूप से इससे परिचित हैं, आसपास के सभी लोग। दीनदयाल मेमोरियल हॉस्पिटल पुणे में इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण कराया और आज वहाँ बहुत ही विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ ये अस्पताल जनमानस के लिए उपलब्ध है। चीन की धरती पर 28 अप्रैल 1984 को आपने एक रेडियो संदेश का प्रसारण किया था। पूरे विश्व में उसका बहुत चर्चा रही और बहुत सारी जगह बेहद सराहा गया। ये श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक साहसिक और जिसे कहते हैं कि समाज के एक विशेष वर्ग के लिए बहुत बड़ा कार्य था। प्रज्ञा भारती डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह, बाबा साहेब अंबेडकर स्मृति दिवस और एकात्म यात्रा समारोह नागपुर, इन सबकी प्रारंभकर्ता और बाद में उन सबकी निगरानी करता होने के साथ साथ संरक्षक के रूप में हमेशा जुड़े रहने वाले आप श्रद्धेय दत्तोपंत जी रहे हैं। पूज्य देवियों और मित्रों, पुरातन काल में नहीं बल्कि आज भी, अब थोड़ा कम हो गया है, भारत की धरती पर मुझे भी उनमें से एक आध क्लब में कुछ अरसे जनसेवा के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला था। यहाँ विदेशी क्लब ही कार्य करते रहे थे, लेकिन श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा भारत विकास परिषद जैसी संस्था को संरक्षण प्रदान किया गया और ये जो संस्था है भारत विकास परिषद पूर्णतया भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने कार्यक्रम करती है और भारतीय परिवारों में उन सभी विचारों को समावेशित करती है, उन संस्कारों को समावेशित करती है। और बहुत खुशी की बात है कि भारत विकास परिषद आज भारतवर्ष में बेहद सक्रियता के साथ कार्यरत है। उसके अलावा अखिल भारतीय दलित साहित्य सम्मेलन के नाम से आपने इस समाज के लिए बहुत कार्य किया है। ये सब चीजें आपकी एक पुस्तक है जो आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में लिखी है, उसमें आपने समावेशित की हैं और ये बताया है कि ये जो समाज है हमारा, हमारे लिए अमूल्य है। हमें प्रत्येक प्रकार से इनको गले लगाते हुए और इनके लिए सकारात्मक और सृजनात्मक कार्य हमारे द्वारा किए जाने चाहिए, ताकि ये हमारे साथ प्रगति में साधक के रूप में, सहायक के रूप में निरंतर चलायमान रहे। इसी समाज के लिए आपने एक संस्था के माध्यम से डॉक्टर लक्ष्मण राव इनामदार के नाम से एक लेक्चर, मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत की थी, जो आज भी लगातार निरंतरता के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद में आपने शुरुआत की थी पंडित दीनदयाल साहित्य पुरस्कार के नाम से, जो अभी भी लगातार चल रहा है, बल्कि इस वर्ष
शासन के द्वारा भी इस विषय में काफी अच्छा सकारात्मक पहल की गई और इसमें सहयोग प्रदान किया गया है। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सन्मित्र मंडल, विद्या भारती, हम सभी परिचित हैं। अखिल भारतीय मिल, अखिल भारतीय पेपर मिल कर्मचारी संघ के लिए आपने उनके लिए आवास और कुटीर का निर्माण कराया था वर्ष 1963 से, वो भी अभी तक प्रगतिशील है। ये सभी कार्य आपने समय समय पे करते रहे हैं और इन सभी के साथ साथ कुछ और भी इनके जीवन के विषय में बाकी जो खंड होंगे उनमें चीजें रखी जाएंगी, लेकिन 2-3 चीजें जरूर। आपकी सरलता के आज भी उदाहरण दिए जाते हैं। अभी वागीश जी ने भी इस विषय में चर्चा की थी। राज्यसभा जो उच्च सदन है भारतवर्ष का, उसके आप 2 टर्म तक लगातार सदस्य रहे और ये आपकी सादगी और सरलता ही थी कि आपका जो शासकीय आवास दिल्ली में रहा, हमेशा बिना ताले के खुला रहा। वहां पूरी तरह से कार्यकर्ता जो कभी भी दिल्ली आए या किसी चिकित्सालय में अपने संबंधी को लेके आए, वो उन लोगों के लिए रहा। और ऐसा बहुत बार हुआ कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जब अपने आवास पर आए, पता चला कि यहाँ तो सारे कमरे कब्जे में कार्यकर्ताओं के पास है, तो आपने एक चटाई बिछाई और अपना कोने में आराम किया या निद्रा ली। बहुत बड़ी बात है ये। अंत तक भी जीवन पर्यंत आपका जो आवास रहा वो भारतीय मजदूर संघ के द्वारा व्यवस्थित 1 या 2 कमरों का आवास भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय पर ही रहा। और या जब कभी भी किसी कार्यकर्ता के यहाँ गए तो उस कार्यकर्ता के यहाँ जैसा भी जिस प्रकार का भी भोजन और आवास उपलब्ध हुआ आपने उसी को बनाए रखा। तो ये आपके जीवन के, आपके व्यक्तित्व की सरलताएं थी। अनुकरणीय है। अनुकरणीय इसलिए भी है कि इतनी संस्थाओं के निर्माण के बाद, इनकी इतनी संस्थाओं को निरंतर संरक्षण प्रदान करने के बाद भी और ताजीवन जिंदगी भर हमेशा समाज के दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करते रहने के बाद भी आपने अपने लिए कभी भी, यहाँ तक कि अपना कभी ये भी नहीं चाहा, ये इच्छा कई बार मानव में होती है कि भाई यश प्राप्त होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, कभी नहीं। एक ऐसा व्यक्तित्व रहा कि जिसको अजात शत्रु के नाम से लोग जानते रहे। आपके करीबी मित्रों में थे साम्यवादी, जो प्रखर साम्यवादी रहे हैं इस देश के, डॉक्टर हीरेन मुखर्जी। वहां विचारधाराओं में भिन्नता हो सकती है, लेकिन डॉक्टर हीरेन मुखर्जी ने जब आपकी श्रद्धांजलि सभा हुई थी आपके देहावसान के बाद, तो जो कुछ बोला था वो आज भी समाचार पत्रों में वो कटिंग देखी जा सकती है उस समय के में। मतलब आप जो हमारे प्रबल प्रतिद्वंदी हैं हमारी विचारधारा के हिसाब से, उनके द्वारा भी जब इस तरह की बातें कही गई तो कई बार गर्व होता है इस व्यक्तित्व को। गाजियाबाद के ही एक पुरुषोत्तम चंद्र गुप्त आजकल कनाडा में चले गए हैं, उन्होंने भी इनके साथ काफी कार्य किया है और रामायण के बहुत अच्छे
कथा करने वाले हैं, जो विदेशों में भी कथा करते हैं, गाजियाबाद में ही अशोकनगर में रहते हैं, कौशिक जी। उन्होंने भी काफी कार्य श्रद्धेय दत्तोपंत जी के साथ किया। और आप दोनों से जब कभी भी बात हुई, आप लोगों ने ये कहा कि इस तरह का असाधारण व्यक्तित्व, कौशिक साहब मैं समझता हूँ शायद इस समय 90 से ज्यादा उनकी एज है, उन तक का भी ये कहना है कि समाज के लिए इतना सोचने वाला त्यागी पुरुष उनके जीवन में दूसरा नहीं है। एक और बात कभी कही थी उन्होंने कहा था कि जब इतने सारे संगठन बने और जब कभी भी साधनों की बात आई तो उन्होंने बोला था कि किसी भी संगठन को साधनों की आवश्यकता तो रहती है, साधनों के बिना तो संगठन नहीं चलेगा। पर उन्होंने उनके अनुसार संगठन में अर्थ की प्रधानता, कितनी बड़ी बात थी, अर्थ की प्रधानता उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। अगर हम थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये बात तो सत्य है। जब कभी भी किसी संगठन में अर्थ की प्रधानता होगी या भौतिकता हावी होगी तो फिर वो सफलता पूर्वक चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये तब की कही गई बातें हैं जो आज भी सत्य पाई जा रही हैं। उनके त्याग और तपस्या और समाज के प्रति उनका समर्पण, इसके विषय में अन्य जो इनकी पुस्तकें हैं और इनके द्वारा गठित संस्थाएं हैं, वहां उन संस्थाओं में कुछ वीडियो भी एकत्र किए गए हैं। क्योंकि समय की कमी रहती है तो वो सब आज तो नहीं, लेकिन इससे अगले कभी भी परिचर्चा होगी तो उन सबको भी रखा जाएगा। और मैं इस बात के लिए आभारी हूँ अरविंद शर्मा फोरम के नाम से जो हमारा ये चल रहा है वर्चुअल कार्यक्रम, क्या उन्होंने अवसर दिया इसके लिए कि इस राष्ट्र संत के विषय में हम कुछ खंडों में उसके विषय में बता सकें। यद्यपि कुछ विश्वविद्यालयों में दत्तोपंत ठेगड़ी जी के नाम से चेयर स्थापित की जा चुकी हैं, और आप सभी के लिए मैं ये भी जानकारी रखना चाहूंगा कि कल दिनांक 12 नवंबर को भारत के केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्वर्गीय दत्तोपंत ठेगड़ी जी के सम्मान में एक डाक टिकट कल जारी किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ नागपुर स्थित विश्वविद्यालय में कल उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक चेयर स्थापित की जा रही है। तो एक और जानकारी ये भी है कि बहुत सारे संस्थान गठित किए गए हैं स्वर्गीय दत्तोपंत ठेगड़ी जी के नाम पर, और इन सब का अर्थ, इन सब का कारण यही है ताकि जन सामान्य, शिक्षार्थी, आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि इतने तपस्वी, साधक और प्रकाश पुंज भी हमारे समाज में रहे हैं और उनके जीवन से प्रेरणा ली जा सके। पूज्य देवियों और मित्रों, मैं अपने संगठन की ओर से फिर एक बार श्रद्धेय दत्तोपंत ठेगड़ी जी के चरणों में नमन करता हूं, और फिर एक बार अरविंद शर्मा फोरम का आभार कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया और इस बात के लिए भी सहमति दी कि अगले कुछ महीनों में इस विषय में और भी परिचर्चाएं हम लोग आयोजित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दशनंद गौड़ जी।
आज आपने बहुत अच्छे शब्दों में हमको इनकी जानकारी दी और मैं समझता हूँ इस फॉर्म में काफ़ी लोगों को जानकारी शायद नहीं होगी और जो आपने पुस्तकें बताई हैं हम लोग प्रयास करेंगे उसका अध्ययन करें और जानने का प्रयास करें कि उनका व्यक्तित्व कितना सरल रहा और कितना वो रहा और सरल व्यक्तित्व से ही आदमी आगे बढ़ता है। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभार, विशेष आभार श्रद्धेय गौड़ साहब का, कि जिनके कारण आज हम अनेक विभूतियों के भी दर्शन कर पा रहे हैं। और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में जैसे भाई साहब ने बताया कि 64 से 76 तक 2 बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और एक विशेष बात यह है कि जब इनको राज्यसभा के लिए चुना गया तो गुरुजी ने इनसे पूछा था कि भाई तुम्हें हम वहां भेज रहे हैं राज्यसभा में, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा राज्यसभा में क्या मतलब। तब गुरुजी ने, श्रद्धेय गुरुजी ने कहा था कि जाओ भाषण दो और विश्राम करो, तुमने बहुत परिश्रम कर लिया। और उसके बाद उन्होंने धीरे से, गुरुजी ने कहा था कि एक और काम भी हो सकता है कि राज्यसभा में अनेक दलों के, अनेक विचारधारा के लोग आते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत चर्चा करो, संबंध बनाओ, मित्रता स्थापित करो और आगे चलकर ये सब काम आपके लिए बहुत 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 उपयोगी रहेंगे। और ये दत्तोपंत जी की ही के आह्वान की ताकत थी कि उनके स्वदेशी के आह्वान से उस समय के जो धुर विरोधी थे, चाहे वो वामपंथी श्रीपद अमृत डांगे की पुत्री रोजा देशपांडे हो, सोशलिस्ट नेता एसआर कुलकर्णी हो, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो थे वामपंथी विचारक थे BR कृष्ण अय्यर। तो इन सब ने इतने विरोध के बावजूद भी सदा इनके ठेंगड़ी जी के बारे में, दत्तोपंत जी के बातों को सराहा और कभी भी इनका विरोध नहीं किया। आज हम बहुत 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 आभारी हैं श्री दर्शन गौड़ साहब के, और हम सभी को उत्कंठा रहेगी अगले उद्बोधन की कि वो कब अगला उद्बोधन होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भागीश जी, धन्यवाद आदरणीय दर्शन गौड़ साहब, आपने समय निकाल के हमें कुछ समय दिया। आइए संध्या काल है, एक वक्त में जरा ओम कह के अपनी संध्या। ओम शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः